हाँ जी, सभी को नमस्कार। बोलिए, कहाँ पहुँचे? है? वो कैसे? है? हाँ जी, तो ब्रेक के पहले हमने क्या किया? धर्म और जाति को लेके एक क्लैरिटी बनी, और धर्म और जाति को लेके ये क्लैरिटी बनने का हमारी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ, सब एक हो जाएंगे कि सब एक थे ही और उसको हम पहचान लेंगे? सब एक हैं ही, हम नहीं पहचान रहे हैं। हमारे भी पहचान बन गई, हम आराम में आ जाए। जो ऊर्जा हमारी नेगेटिविटी से जूझने में लग रही है, वो ऊर्जा हमारी क्रिएशन में लगेगी। बोलिए। तो मैं सोचता हूँ कि इसको थोड़ा सा एक पॉइंट और आगे चल जाए। तो अब ये समझ में आया फिर न्याय क्या है। हमने सत्य को जो समझा, जैसे सत्य को अब से पहले हम क्या मानते थे, आज के पहले भी सत्य शब्द हमारे पास था, तो सत्य के बारे में हम समाज में बोलचाल की भाषा में सत्य क्या है, क्या मानते थे? क्या मानते थे? सत्य क्या है? जो हकीकत में है। तो राम ने श्याम की हत्या की, मैंने देखा, और यही हकीकत है। मैं जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और मैंने श्याम को हत्या करते हुए देखा। इसमें क्या सत्य निकला? ये घटी घटना का रिपीटिशन है कि ये सत्य है? बात पकड़ में आ रही? तो सत्य क्या है? फिर बोलो सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलो का मतलब है घटी घटना को एज इट इज बोलो। तो घटी घटना को एज इट इज बोलने में सत्य क्या है? मैं वही कह रहा हूं कि हमारे शब्द कैसे फंसे हुए हैं। शाम के पीछे राम भाग रहा है, और शाम आके मेरे घर में घुस गया, और राम शाम को देख लेगा तो उसकी हत्या कर देगा। अब वो मेरे घर में घुसा है, अब राम पूछता है कि आपके घर में घुसा क्या हो? आप झूठ बोलोगे कि सत्य बोलोगे? झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, और सत्य बोलोगे तो राम मरेगा, श्याम मरेगा। माइक सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हकीकत है, ये मैंने देखा, मैंने बोला, ये सत्य है, राइट? सन ईस्ट में उगता है कि इधर सन दिखाई देता है उसका नाम ईस्ट है? वैसे भी बोल सकते हैं कि वैसे ही बोलते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में दो झूठ है, ना तो अर्थ राइज करती, ना वो ईस्ट में निकलता। गए काम सब। मैंगो ट्री पे मैंगो का ही फल आएगा, आता है ऐसा? ऐसे ही है। हाँ, अरे सत्य यहाँ होगा कि सत्य कोई एक ही होगा? वही कह रहा हूँ। तो इसका अर्थ है कि मैं कह रहा हूँ कि हमारी बोलचाल की दुनिया में, जिस दुनिया में हम जीते हैं,
उस दुनिया में एक तो ये कहा गया कि भाई हमेशा सत्य बोलो, और वो सबसे बड़ा झूठ है। बिजनेस बिना झूठ बोले होता नहीं, नौकरी बिना झूठ बोले चलती नहीं। तो हमारा और सत्य चीज क्या है ये पता नहीं चलता। बोल भी दिया मान लो तो उससे क्या फर्क पड़ गया मेरी जिंदगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सत्य की क्लैरिटी नहीं है, धर्म की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए न्याय की भी क्लैरिटी नहीं है। इसलिए हमने अपनों से दुख पाया, अपनों को दुख दिया, और ये अपने को दुख पाने का देने का सिलसिला बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये यहाँ तक बढ़ा कि अब हमने किसी को अपना बनाना ही बंद कर दिया है। क्या करेंगे? इमोशनल शेयरिंग नहीं करेंगे, उस सीमा तक ही जाएंगे जहाँ कोई हमको हर्ट करने की जगह में आए ही मत। ये अपने आप को सेफ रखने का तरीका है। बात समझ रहे हैं कि हमको किसी के नज़दीक जाना नहीं है, किसी को अपने नज़दीक आना नहीं है। खाओ पियो ऐश करो, इसी का नाम जिंदगी है, यही प्रैक्टिकलिटी है। फाइनली हम यहाँ पहुंचे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने पहचाना कि सत्य का मतलब है कि जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है, कभी नहीं बदलता है, बदल ही नहीं सकता है। तो हमने कहा कि एक ही सच्चाई है खाली स्थान के रूप में, जो कभी नहीं बदलता है, हमेशा एक सा बना ही रहता है। उसको समझा जा सकता है, उसका अनुभव ही है ना आनंद के रूप में, उसका विचार ही समाधान के रूप में, और संबंध में जीने की सारी बात जो आगे सारी की है। खैर, तो फिर हमने कहा कि भाई धर्म क्या है। तो धर्म के बारे में क्लैरिटी बनी, तो मानव धर्म समझ में आया कि मानव का धर्म सुखी होना ही है, और वो समाधान पूर्वक ही सुखी होता है। चलो फिर अब चर्चा करते हैं कि न्याय क्या है। तो धर्म की क्लैरिटी हो गई। अभी तक धर्म क्या बोल रहे थे? चिन्ह प्रतीक कर्म कांड को धर्म बोल रहे थे। अब न्याय क्या है? न्याय किसको बोलते हैं? कोर्ट में न्याय होता है कि फैसला होता है? तो उसको न्यायालय कहा जाए कि फैसलालय कहा जाए? ये भी गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में न्याय की परिभाषा नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्याय की परिभाषा नहीं है, क्योंकि मानव की परिभाषा नहीं है। इसलिए फैसले में न्याय जी क्या फर्क है? न्याय होता है तो दोनों को तृप्ति होती है कि सही हुआ। फैसला होता है तो हार जीत होती है, एक हारता है एक जीतता है, और हारने वाला फिर केस लगाता है या वो किसी और तरीके से अपना बदला लेता है। तो इसका मतलब है यदि न्याय समझ में नहीं आएगा तो हमारी सारी पीड़ा किस बात की है? क्यों हम समझने के लिए बैठे हैं कि हम अपनों के साथ ठीक से जीना चाहते हैं, इसलिए समझना हमारी जरूरत है। तो न्याय क्या है ये हमारी क्लैरिटी नहीं बनी। तो पिछला जो भी कुछ हमने चर्चा की उसमें क्या क्लैरिटी बनी? अभी तक हमारा संबंध को पहचानने का आधार क्या है? आज तक शिविर के पहले जैसा हम परिवारों में जी रहे हैं उसमें परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानने का आधार क्या है? अभी हम कैसे पहचानते हैं एक दूसरे को परिवार में? खून के रिश्ते के आधार पर, शरीर के आधार पर। एक माँ से 2 बच्चे पैदा हुए, उनको बता दिया देखो तुम दोनों भाई बहन हो, लड़ना नहीं है। उनको समझ में आ गया लड़ा जा सकता है। पहले नहीं पता था, आपने बताया। बहुत मुश्किल। फिर वो बच्चा पैदा हो गया, उसको पता ही नहीं चला कौन उसका मामा हो गया, कौन उसका पैदा होते ही चाचा हो गया। तो उसको लंबा पाठ तो ये पढ़ना पड़ता है, देखो तुम्हारे चाचा हैं, देखो तुम्हारे मामा हैं, देखो तुम्हारे पापा हैं, देखो तुम्हारे दादा हैं, है ना। ऐसा पूरा एक नेटवर्क कनेक्ट हो गया। तो इसका अर्थ है कि हमने संबंध को कैसे पहचाना? शरीर के आधार पर। और एक संबंध ऐसा नहीं है किसी एक परिवार में जो ताउम्र गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो, जबकि हम चाहते क्या है? हर संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो। क्या गड़बड़ हो गई? संबंध को ठीक पहचाना,
इस संबंध को पहचानने का आधार गलत निकलेगा, आधार गलत निकलेगा। संबंध को पहचानने वाला कौन है? मैं कि शरीर? पहचानने वाला कौन है? मैं। संबंध को निभाने वाला कौन है? मैं। माध्यम क्या है? शरीर। संबंध को क्यों पहचानना है? हम एक घर में एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं कि जीते हैं? रहते हैं। जी नहीं पा रहे हैं, यही सारा गिला शिकवा शिकायत है। तो हम एक घर में एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं, जी नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब संबंध की पहचान का आधार ठीक नहीं हुआ। तो ये समझ में आ गया कि इस पूरे प्लेनेट पे मानव को एक दूसरे के साथ संबंध पहचानने नहीं आए। तो इधर तो फ्लॉप शो हो गया। चलो नेचर में चलते हैं, नेचर में चलते हैं। एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके पेड़ पौधे और सारे पशु पक्षी और ये प्लेनेट और ये सोलर सिस्टम और ये गैलेक्सी, सभी इकाइयां एक दूसरे के आधार पर एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानती है, लगातार व्यवस्था में बनी रहती है और वो व्यवस्था फुल प्रूफ है, उसमें कोई गलती नहीं हो रही है, वो संबंध को ठीक पहचान रहे हैं। तो उनका परस्पर संबंध को पहचानने का आधार क्या है? हो सकता है इससे हमको कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि हम भी प्रकृति की, हम भी उसी प्रकृति की एक इकाई हैं, एकम है। यदि उनको पता है कि संबंध कैसे पहचानना है तो उनसे हम भी कुछ समझ सकते हैं। तो प्रकृति में मानव के अलावा सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ संबंध को कैसे पहचानती हैं, उसका आधार क्या है? नए लोगों से कुछ अपेक्षा करना उनकी क्रिया है? उनकी क्रिया क्रिया मतलब जो पदार्थ की क्रिया है और जड़ है तो उसमें मूवमेंट है, जीव की क्रिया है मतलब उसमें संवेदनशीलता है, सॉरी पशु की जीव में है तो उसमें क्या बोलते हैं? क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को? पूरी सभा को क्या पूछ रहा हूँ? नहीं है, नहीं है और बोलते भी नहीं है। बोलते रहो सोम भाई, आपका काम है, बोलते रहो। ऐसा आपको लग रहा है कथा चल रही है? कथा नहीं है, क्लास। क्लास और कथा में क्या अंतर है? कथा 1 भी है, क्लास 2 है। मैं ये पूछ रहा हूं कि जैसा हम सब मानव ने आज तक संबंध को पहचाना, उसमें एक भी रिश्ता गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि शरीर के आधार पर जैसा हमने संबंध को पहचाना वो आधार गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि रिजल्ट वो नहीं आया जिसकी हमको अपेक्षा थी। अब मैं ये कह रहा हूं कि पूरी प्रकृति में मानव के अलावा सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानती हैं और वो पूरी तरह से व्यवस्था में बनी हुई हैं। तो वहां पे इकाइयों का एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानने का आधार क्या है? मानव के अलावा, मानव के अलावा सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानती हैं। उनका संबंध को पहचानने का आधार क्या है? एक्टिविटी है ना? क्रिया। तो एक बात समझ में आया, बैठिए बैठिए, एक बात समझ में आ गया कि सृष्टि की सभी इकाइयां सार्वभौम व्यवस्था मतलब ऑर्डर एज ए होल, पूरी यूनिवर्स अपने आप में एक ऑर्डर है, एक व्यवस्था है। सृष्टि की सभी इकाइयां उस व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानती हैं। ये तो हमको देखने से दिखाई दे रहे है ना? भाई धरती पे मानव है तो मानव कितने प्रकार के फल खाएगा, कितने प्रकार के अनाज, दलहन, तिलहन, और ये जंगल होगा तो जंगल में पशु होगा तो उसमें शाकाहारी भी होगा, मांसाहारी भी होगा, ताकि उनकी जनसंख्या अपने आप संतुलित रहेगी, है ना?
कि इतना सब कुछ को मिला के देखोगे तो सब कुछ अपने आप में एक व्यवस्था का स्वरूप है। तो इससे ये समझ में आया कि प्रकृति में सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानती है। जैसे हमारे शरीर में किडनी है। एक किडनी में कितने सेल होंगे? लाखों। सारे सेल मिलके किडनी के रूप में परफॉर्म करते हैं। तो उनको क्या पता है? किडनी की शरीर के साथ में क्या भूमिका है, ये हर सेल को पता है। तो हर सेल को ये पता है किडनी की शरीर के साथ में क्या भूमिका है, तो सारे सेल मिलके किडनी के रूप में परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया? अब इसकी जगह में, सेल की जगह में मानव को रख लेते हैं, तो किडनी की जगह में क्या रखेंगे? अब मानव को क्या पता होगा? तो एक मानव को, हर मानव को पता है कि परिवार की समाज में क्या भूमिका है। परिवार की समाज में क्या भूमिका है, इस समझ के साथ हर व्यक्ति अपने परिवार में भूमिका निभाता है। पहुंच रहे? सिस्टम सेम है। हर सेल को पता है किडनी की शरीर के साथ क्या भूमिका है, तो सारे सेल मिलके किडनी के रूप में परफॉर्म करते हैं। हर मानव को ये पता होगा कि परिवार की समाज के साथ क्या भूमिका है, तो ये सारे मानव मिलके परिवार के रूप में परफॉर्म करते हैं। इसको मैंने पहले भी कहा कि आज भी हम इसलिए जिंदा हैं, हम मानव इसलिए जिंदा हैं कि हमारे परिवार के लोग दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में भागीदार हैं। हम दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में भागीदार हैं, इसलिए हमारे परिवार में कुछ पैसा आता है जिससे हमारे परिवार के सारे लोग जिंदा रहते हैं। यदि परिवार समाज के जीने के अर्थ में भागीदार होगा तो हमारे परिवार के लोग आपस में जी पाएंगे या उनके जीने का प्रमाण होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक परिवार की भूमिका क्या है? समाज भय से मुक्त हो जाए। यदि समाज को भय से मुक्त रहना, और समाज का भय से मुक्त होना मेरी जरूरत है कि समाज सेवा है? समाज का भय से मुक्त होना मेरी जरूरत है, मेरे परिवार की जरूरत है ना। वो मेरी वैसी ही जरूरत है जैसे रोटी कपड़ा मकान मेरी जरूरत है। तो यदि ये जरूरत ये है, यदि समाज का भय से मुक्त होना और प्रकृति का व्यवस्था में उसको बोलते हैं अखंड समाज, फिर उसको बोलते हैं अखंड समाज। समाज अपने आप में अखंड है का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम की। तो अखंड समाज होने के अर्थ में और उसमें सारी व्यवस्थाएं बनी रहें, इसको हम सरकार आजकल नाम देते हैं, सार्वभौम व्यवस्था की बात करते हैं। तो बेसिकली एक मानव को अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की समझ है, इसी को बोला मानव लक्ष्य की समझ है। इसी को दूसरी भाषा में मानव लक्ष्य कहा। तो एक मानव को मानव लक्ष्य की समझ है। तो मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। मेरी वाइफ का लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। मेरे बेटे का लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। मेरे पिताजी का मानव लक्ष्य। तो धरती के सारे मानव का लक्ष्य उनके पैदा होने के पहले से तय है। तो लक्ष्य एक है, भूमिकाएं अनेक हैं। कोई डॉक्टर के रूप में काम करेगा, कोई इंजीनियर के रूप में काम करेगा, है ना। हम अलग अलग भूमिकाओं में रहेंगे। भूमिकाएं सबकी एक नहीं है। चाहे हम घर में बच्चों को जन्म देना, उनको संस्कार देना, एक घर की व्यवस्था को संभालना, हम सबकी भूमिकाएं अनेक हो सकती हैं। सब कोई पैसा कमाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। पैसा कमाने की एक भूमिका नहीं है, मानव बनाना उससे बड़ी भूमिका है। तो ये सारी बात जब हमारे ध्यान में आएंगी तो पता चलता है क्या? मानव लक्ष्य एक है, भूमिकाएं अनेक हैं।
फिर उस भूमिका में दो तरह की भूमिका है। एक तरह की भूमिका स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से है, दूसरी भूमिका कहीं मैं पिता हूं, मैं ही कहीं बेटा हूं, मैं ही कहीं पति हूं, मैं ही कहीं शिष्य हूं और मैं ही कहीं गुरु हूं। तो कुछ भूमिकाएं हमारी जिंदा रहने के अर्थ में हैं, कुछ भूमिकाएं हमारी जीने के अर्थ में हैं। बढ़िया, चल रही बात ठीक से? तो कहाँ पहुंच गए? तो हम यहाँ पहुंच गए, हर मानव को मानव लक्ष्य की समझ होगी, हर मानव को मानव लक्ष्य की समझ होगी तो पति पत्नी मिलके, पूरा परिवार मिलके परिवार के समाधान समृद्धि अर्थ में भी ध्यान बनाएंगे और समाज में दूसरे परिवार भी समाधान समृद्धि के साथ जी पाएं, इसके लिए योगदान देंगे। ये मेरे परिवार का नाम रोशन होना है, ये मेरे परिवार का सार्थक होके जीना है। कितने लोगों तक बात पहुंची? चलो एक दूसरे को समझाओ। सभी एक दूसरे को जितनी बात मैंने आपसे कही उसको समझाएं। सभी एक दूसरे को समझाएं। 5 मिनट। समझी जाओ, जो मानव को पता होगा परिवार की समाज में क्या होगा, कैसे मानव परिवार में समाज एक बीजा पूरक है, एक बीजा पर डिपेंड कर राइट। और समाज वैसे होना जरूरी है, उसको वैसे बनाने के लिए मेरे परिवार की ज़रूरत है, उसके लिए ये हिसाब है समाज में उद्धार नहीं सकता, समाज का उद्धार इससे परिवार શીખવાડો તો પછી
हाँ जी नमस्कार। डेवलपमेंट इवोल्यूशन से वस्तु है। हाँ जी, सभी के लिए जोरदार ताली। एकदम बोलते ही टूट पड़े। तो क्या लग रहा है, ये सुख है कि नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ, ये सुख का एहसास होने की जरूरत है कि जो यूनिवर्सल है उसको सुनना, उसको सोचना, उसको बोलना, दूसरे को बताना, दूसरे का सुनना, उसको समझना, उसको जीना, सब सुखदायी काम है। और ये 24/7 हो सकता है। यही एकमात्र चीज है जो 24/7 हो सकती है। तो फिजिकल लेवल पे कोई एक्टिविटी 1-2 घंटे से ज्यादा का मामला है ही नहीं। चलिए, अब कौन सभा के लिए बोलेगा? जो मैंने आपके साथ से चर्चा किया, आप उसको सभा के लिए बोले। बोलो। जैसे मानव का खुद का मैं का एक रोल है, तो वो रोल निभाएगा, अपने आप पे पहले काम करेगा, वो मैं पे काम करेगा, और फिर वो अपने परिवार की ओर कॉमन फैक्टर जो है मैं का वो फैलाएगा पूरा, मतलब एक वो बन जाएगा परिवार पूरा समाज में, मतलब कास्ट के रिलेटेड नहीं बट इन द वर्ल्ड। तो वो पूरा कॉमन फैक्टर है मैं वाला, वो पूरा मानव लक्ष्य वाला पूरा विजन मतलब वो फैलाएगा। तो पूरा ब्रह्मांड जो है या जिस ब्रह्मांड में इंसान है,
तो वो पूरा मानव लक्ष्य की ओर वो हो जाएगा, पूरा लक्ष्य पूरा सब मैं के ओर होंगे, मैं से होंगे और सब लोग निरंतर सुख। शरीर रहेगा नहीं रहेगा? शरीर भी होगा ना, पर मैं, हाँ, वो मैं की तरफ मैं, तो पूरा निरंतर सुख में होगा और जागरूक होंगे सब, और सब ईश्वर, और ये पूरा धरती स्वर्ग होगा। पैसे की बोली नहीं चाहिए। पैसे की बोरी समझ की बोरी में बदल गई। गुड, बहुत बढ़िया। और कोई ट्राई करेगा? और किसी एक को हाँ, पीछे माइक पीछे माइक बोलिए। एक मेरे को थोड़ा टाइम से डाउट चल रहा था कि टॉप ऊपर से नीचे के अंडरस्टैंडिंग और नीचे से ऊपर के अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस, तो वो अभी थोड़ा समझ में मतलब दिखा कि बॉडी के ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए कि प्रश्न ये था कि संबंध की पहचान का बेसिस क्या होगा। बिल्कुल। तो बेसिस इस लेवल पे नहीं बन रहा है, फैमिली लेवल पे बेसिस बन रहा है जब मैं पूरे ऑर्डर को देखता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री चल रही हैं और मेरे को तो उसके अंदर ही जीना है, तो वो चल रही है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी और उसको देख के मैं शायद कुछ सीखने की कोशिश करूँ। वहाँ पे वो पल्ले पड़ा कि एज लाइक लुकिंग एट वन एग्जांपल ऑफ अ होल दैट समथिंग इज प्लेइंग पार्ट, किडनी बाकी लोगों को साफ जो भी काम कर रही है अपना, बदले में उसको मिल रहा है खाना पानी, तो उसका भी काम चल रहा है और बाकी लोगों को भी हेल्प कर पा रही है, तो सब हैप्पी है, फंक्शनिंग सस्टेनेबल है एटलीस्ट। तो ये ऊपर से नीचे की अंडरस्टैंडिंग और फिर नीचे से ऊपर की लिविंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग दिस एज अ यूनिट। जहाँ से इन्होंने शुरू किया उस बात को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि बेसिकली देखो, यदि चांद पे भी कोई कचरा फैला के आ गया, हिमालय पे कोई कचरा फैला के आ गया, यदि आज अर्जेंटीना के जंगल में आग लग गई या किसी कंट्री के साथ किसी ने गलत किया, हम उसकी चर्चा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। जबकि मैं चांद पे जाने वाला हूँ नहीं, मैं हिमालय जाने वाला हूँ नहीं, उस कंट्री के साथ मेरा कोई रोजमर्रा का लेन देन है नहीं, फिर मैं क्यों ये चर्चाएं करता हूँ? इसका मतलब आप रोड पे जा रहे हैं, कुत्ता मरा हुआ है, उसको देख के आपको खराब लगता है, रोड पे जा रहे हैं, पानी बह रहा है फालतू में, उसको देख के आपको ध्यान में आता है कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है ना? कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है, उसको देख के हमको खराब लग रहा है। तो चाहे जड़ संसार का मामला है कि मानव का मामला है, कुछ भी गलत हो रहा है तो उस पे हमारा ध्यान जाता है। कंसर्न मैन टू मैन अभी वैरी हो सकता है, लेकिन हमारा ध्यान तो जाता है, अपेक्षा तो है कि सब कुछ ठीक चले। इसका मतलब ये हुआ कि हर मानव का पूरी सृष्टि के साथ कोई संबंध है, तभी हम चर्चा कर रहे हैं, तभी हम कंसर्न फील करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि फिर ये संबंध का आधार क्या है? तो अभी ये पता चला कि संबंध को महसूस करने वाली चीज जीवन है, मैं हूं, और मैं ये मूल ऊर्जा में ऊर्जित हूं। सारी सृष्टि की सभी इकाइयां मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं। मैं और सारी जड़ और चैतन्य और पूरी सृष्टि और सारी गैलेक्सी और सारा ब्रह्मांड मूल ऊर्जा में ऊर्जित है। सभी एक ही ऊर्जा में ऊर्जित हैं। हम सभी एक ही माँ के गर्भ में हैं। अभी एक माँ से दो बच्चे बाहर आते हैं, वो जिंदगी भर झगड़ा करें तो भी भाई बहन भाई भाई ही कहलाते हैं। वो तो बाहर आ गए कम से कम। हम तो उस माँ के गर्भ में हैं जिससे बाहर निकलने की भी कोई संभावना नहीं है, और एक्चुअल पोषण हमारा उसी माँ से हो रहा है। जैसे बच्चे का गर्भ में पोषण डायरेक्टली माँ से नाल जुड़ी हुई रहती है, माँ से पोषण होता है। हम सब भी उसी माँ से ऊर्जित हैं, उसी गर्भ में ऊर्जित हैं, अपनी अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। जड़ उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है, प्राण संसार स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है, जीव संसार संवेदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है, भ्रमित मानव कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है, जागृत मानव संज्ञानशीलता के रूप में व्यक्त होता है। इसका मतलब है हम सभी का आपस में उस संबंध को पहचानने का आधार ये है कि हम सभी उसी मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं। मूल ऊर्जा अपने आप में पूर्ण है,
इसलिए सभी इकाइयां पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं और इसी अर्थ में पूर्णता के अर्थ में हम सबका एक संबंध है। इसलिए संबंध की परिभाषा ही है कि वो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। संबंध की हम एक घर में क्यों साथ साथ हैं, हम एक छत के नीचे क्यों रहते हैं, हम एक छत के नीचे अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कंप्लीटनेस के लिए रहते हैं। हम सब में बच्चे इस उम्मीद से किसी परिवार में आते हैं कि उस परिवार के बड़े लोग एक पूर्ण आचरण के साथ जी रहे होंगे, उनके साथ रह के मुझको जिंदगी की पूर्णता उपलब्ध हो जाएगी। ये बच्चे का जीवन का संसार में आने का मतलब है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पूरी सृष्टि में सभी इकाइयां पूर्णता के अर्थ में एक दूसरे के साथ साथ हैं और ये साथ साथ होना, इसी का नाम कोएग्जिस्टेंस है। इसलिए सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, संबंध में हैं। उस संबंध को महसूस कर पाना ही प्रेम है, इसी का नाम संज्ञानशीलता है। तो हम शरीर के अर्थ में जुड़े हैं कि उस लार्जर व्यवस्था के अर्थ में जुड़े हैं। तो जब ये समझ में आता है कि हम उस लार्जर व्यवस्था के अर्थ में जुड़े हैं, तो न्याय की परिभाषा बनती है। तो न्याय की परिभाषा है, तो न्याय का मतलब है संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, म्यूचुअल फुलफिलमेंट, दोनों की तृप्ति और निरंतरता। संबंध का मतलब व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान। ये पहचानना शरीर के अर्थ में, यदि पूरे दर्शन को देखें, पूरे 7 दिन की मेहनत को एक लाइन में बोलना चाहेंगे तो शरीर के आधार पर संबंध को पहचानने की बजाय व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचाना जाए, क्योंकि वो ऐसा ही है। आज भी जीवन किसी शरीर के संबंध को नहीं पहचानता। जिससे विचार मिलते हैं उसके साथ संबंध को पहचानता है। घर वालों के साथ विचार मिलते हैं, भाव मिलते हैं तो घर वालों के साथ जी लेता है, और बाहर वालों के साथ मिल जाते हैं। और मैं कहता हूं पत्नी तो बाहर वाली ही होती है। हाँ, अरे हिंदू परंपरा में पत्नी गोत्र के बाहर से आती है। इसका मतलब खून के रिश्ते के बाहर से आती है। गोत्र मतलब जहां तक खून के रिश्ता है। तो पत्नी खून के रिश्ते से बाहर से आती है और वो सबसे अधिक अपनी हो जाती है। और अब तो लंदन से आएगी कि अमेरिका से आएगी पता नहीं है, और कम से कम लड़की आ जाए तो ही उस, अभी ये भी पता नहीं, अभी मामला और आगे तक, और आएगा नहीं आएगा ये भी पता नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि खून के आधार पर संबंध की पहचान नहीं है, व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान है। व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान में खून का संबंध भी शामिल है। तो खून का संबंध छूट नहीं रहा है, लेकिन संबंध का जो कैनवस है वो बड़ा है, उसका पर्पस बड़ा है। खून के संबंध में जिएंगे तो एक दूसरे के शरीर का ख्याल रखेंगे। व्यवस्था के अर्थ में जिएंगे तो जीवन की पूर्णता और उसकी पूर्णता की अभिव्यक्ति में पूरी प्रकृति का, पूरी धरती का संतुलित रहने को ध्यान में रखेंगे। तो इस अर्थ में समझ में आया कि व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान, उस अर्थ में एक दूसरे के साथ में अपेक्षा ही मूल्य है। एक पति का पत्नी की जिंदगी में योगदान उसका मूल्य है। एक भाई का बहन की जिंदगी में योगदान, एक गुरु का शिष्य की जिंदगी में योगदान, और शिष्य का गुरु की जिंदगी में योगदान पूरकता ही मूल्य है। फिर वो माँ बच्चे के रूप बीच में अलग डिफाइन होता है, डॉक्टर और पेशेंट के रूप में अलग डिफाइन होता है, गुरु शिष्य के रूप में अलग डिफाइन होता है। तो ये अलग अलग बेशक डिफाइन होता है, लेकिन फाइनली ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के लिए है। हम सब कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ।
तो संबंध व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान, और उस संबंध में अपेक्षाएं की पूर्णता के अर्थ में अपेक्षाएं, पूर्णता के अर्थ में हमारी अपेक्षा पूरी हो जाए, ऐसा दोनों ही तय करते हैं। पति अपना योगदान पत्नी के साथ, पत्नी अपना योगदान पति के साथ, पत्नी अपने योगदान दो लोगों के बीच में ए बी। देखिए दो लोगों के बीच में कैसे बात बनती है। ए एक मूल्यांकन अपना करता है, एक मूल्यांकन बी का करता है। ए प्लस ए बी। मैं अपने बारे नहीं नवा काढा पडतो पॅकेट। मान लो मैं और पति पत्नी, मैं एक मूल्यांकन अपने बारे में करता हूं कि मैं ऐसा हूं, एक मूल्यांकन मैं मेरी पत्नी के लिए करता हूं कि ये ऐसी है। पत्नी क्या करती है? वो भी एक मूल्यांकन अपने बारे में रखती है कि मैं ऐसी हूं, और एक मूल्यांकन मेरे बारे में रखती है कि ये ऐसा है। तो बी एक मूल्यांकन अपना करता है, बी एक मूल्यांकन ए का करता है। तो ए ने अपना मूल्यांकन किया, ए ने दूसरे का मूल्यांकन किया, इज इक्वल टू बी ने जो अपना मूल्यांकन किया था प्लस बी ने जो ए का मूल्यांकन किया था, ये दोनों मैच कर जाएं, इसका नाम न्याय है। परस्पर मूल्यांकन, है? परस्पर मूल्यांकन, परस्पर मूल्यांकन। भाई हम दो मित्र हैं, पति पत्नी बोलने से आपका फ्यूज ही हो जाता है। आपको लगता है उम्र को ऐसा हो ही नहीं सकता, सोच ही नहीं जाती। घर जाने के बाद क्या हो, अब हम दो मित्र हैं, अब समझ में आया। मैं कुछ अपने बारे में मानता हूँ, मैं कुछ आपके बारे में मानता हूँ, आप भी कुछ अपने बारे में मानते हैं, कुछ मेरे बारे में मानते हैं। मैं जो आपके बारे में मानता हूँ आप उससे सहमत हैं, मैं जो अपने बारे में मानता हूँ आप उससे भी सहमत हैं। आप जो अपने बारे में मानते हैं मैं उससे सहमत हूँ, आप जो मेरे बारे में मानते हैं मैं उससे भी सहमत हूँ। दो सेट मैच कर गए, दोस्ती पक्की। ये इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ए इज इक्वल टू बी ए और ए बी इज इक्वल टू बी बी। दो इक्वेशंस होंगे तो जो आपने बोला दो सेट, दो सेट ही होगा ना। ए ने जितना गुना भाग किया वो एक तरफ, बी ने जितना गुना भाग किया वो एक तरफ, दोनों का मैच कर गया। लिख लो जैसे भी लिखना है आपको अच्छे लगे, बात समझ में आ जाए। बात समझ में भैया एक प्रश्न हो रहा है इसमें, मतलब अभी इतना तो नहीं है ना कि ये मूल्यांकन सही रहेगा इसमें? गलत जब दोनों में जागृति होगी, मिनिमम ये बोध के लेवल पे होंगे तो हमेशा मैच करेगा। नहीं, जैसे समझ लो कि कोइंसिडेंटली मैच हो गया है, अगर एक बार के लिए मैच हो गया, अभी कैसा हो गया, चल दारू पीने चलते हैं तो ये मैच कर जाता है, उतनी देर के लिए तृप्ति हो जाती है। मतलब आधार उसका निरंतर होना चाहिए वो मैच करने का। तो इसका मतलब है जितना भी हम इंद्रिय मूलक कार्यक्रम करते हैं, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आप बना के खुश हुए, खाने वाला खा के खुश हुआ, दोनों को मैंने अप्रिशिएट किया, आपको भी अच्छा लगा, मुझको भी अच्छा लगा, खाना भी अच्छा लगा, ये उभय तृप्ति आधे घंटे के लिए हो गई। तो यानी मैच तो इसकी निरंतरता नहीं है, और वो शरीर मूलक ही मैच है। इतना ही हो जाए। जब इतना भी गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है, ऊपर वाले में जाएंगे तो ये नीचे वाला मैच करता है, ये तो करेगा ही। बढ़िया, तो न्याय समझ में आया। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? मानव लक्ष्य के अर्थ में परस्पर संबंध का निर्वाह और दोनों का हमेशा तृप्त रहने का नाम न्याय है। मानव लक्ष्य के अर्थ में परस्परता में संबंध का निर्वाह बराबर उभय तृप्ति।
आपका भी लक्ष्य एक, मेरा भी लक्ष्य एक, है ना। जैसे अभी क्या घटना घटी, अभी मान लो हम इस जीवन विद्या को समझने समझाने के क्रम में देश भर में जितनी हमारी हैसियत है उतना काम कर रहे हैं। इस बीच में गोविंद भाई ने शिविर कर लिया। अब गोविंद भाई का भी लक्ष्य ये बन गया कि यार बात तो ठीक है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो फिर 2 लोग मिल गए, 4 लोग, 10 लोग मिल गए, चलो मिलके ऐसा करेंगे, ये उभय तृप्ति हो गई। मानव लक्ष्य के लिए हम सब साथ हो सकते हैं। आपके रूप बल धनपद के लिए मैं आपके साथ क्यों होऊंगा? और 2 लोगों का इंद्रिय भोग आपस में मैच करेगा नहीं, कर भी जाएगा तो सबके साथ ही हो नहीं सकता, इसमें हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगा। तो पूरी दुनिया के सभी लोग हमेशा हमेशा के लिए मानव लक्ष्य के अर्थ में हमेशा साथ चल सकते हैं। एकमात्र विधान यही है। मानव लक्ष्य के अर्थ में परस्पर संबंध की पहचान, निर्वाह, उभय तृप्ति। उभय तृप्ति ही न्याय है। दोनों का तृप्त रहना हमेशा, यही न्याय है। फैसला और न्याय में जो हमने डिफरेंशिएट किया, आपने जो मतलब ये जो परिभाषा है उसके हिसाब से अभी का न्याय जो देखे तो उसमें तो समझ लो 2 जन के बीच में न्याय करना है, तो हम बोलते हैं कि न्याय हो गया, लेकिन उसमें एक के साथ अन्याय हो रहा है, जैसे जो भी न्यायालय है या फिर कहीं पे भी। यदि पॉजिटिवली न्याय हुआ भी तो वो न्याय संज्ञानशीलता के अर्थ में है कि संवेदनशीलता के अर्थ में है? संवेदनशीलता, है ना। जैसे ये बात रही हमारे परिवारों में कि एक भाई ने ज़्यादा पैसा कमाया, ज़्यादा बड़े पद पे चला गया, उस भाई ने बाकी भाइयों के, नमस्कार मेहुल भाई, है ना, ये एग्जाम्पल हमारे परिवारों में मिलते हैं कि एक भाई ने जो भी संयोग रहा ज़्यादा पैसा कमाया, बाकी भाइयों के साथ उसने डिफरेंशिएट नहीं किया कि तुमने कम कमाया तो तुमको कम मिलेगा। हमारी जॉइंट फैमिली में कमाते सभी थे, लेकिन कोई ज़्यादा कमाता था, कोई कम कमाता था, कोई ज़्यादा मेहनत करता था, कोई कम मेहनत करता था, लेकिन सुविधाएं सबको समान रूप से उपलब्ध थी। ये सिस्टम था। तो इसका मतलब है कि ये न्याय संवेदनशीलता के अर्थ में है, शरीर के अर्थ में हमने सबके साथ न्याय किया। बेशक मैंने ज़्यादा कमाया, लेकिन वो सबके साथ मैंने आवश्यकता अनुसार, जिसकी जो भी आवश्यकता थी, और उसको भी ये लगा कि हाँ इसने मेरा ख्याल रखा, मेरी आवश्यकता पूरी की, तो दोनों के बीच में तृप्ति हो गई। कम से कम शरीर के तल पे, भौतिक आवश्यकताओं के तल पे तृप्ति हो गई, लेकिन अपने खुद के जीवन में जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हैं, दूसरे के साथ कंपैरिजन करके मेरे को अपने आप में छोटा लगता है, मेरे को अपने आप में असफल लगता है, मेरे को अपने भीतर दबाव होता है, मेरे को किसी को देख के छोटापन महसूस होता है, कोई भूतकाल की पीड़ा है, कोई वर्तमान से विरोध है, कोई भविष्य की चिंता है, ये पैसा देके ठीक नहीं की जा सकती। बढ़िया बात हो भाई। तो चलो, हमने 3 बातें की लंच के बाद। हमने सत्य को पहचाना, हमने धर्म को पहचाना, हमने न्याय को पहचाना। ठीक हो गया। अब हम मानव को पहचान सकते हैं। तो आज की बात मैं सोचता हूँ 15 मिनट मेरे पास हैं, तो मैं इसमें मानव की परिभाषा कर सकता हूँ। तो 6वें दिन, 5वें दिन, आज 5वां दिन, 5वें दिन हम मानव की परिभाषा करने की जगह में आए। अभी वर्तमान में जैसा हम जी रहे हैं उसमें मानव की परिभाषा क्या है? हमारी मैनेजमेंटल साइंस के लिए वो ह्यूमन रिसोर्स है। रिसोर्स का क्या मतलब होता है? साधन। साधन और मानव में क्या फर्क होता है? साधन वो चीज है
जिसकी उपयोगिता को दूसरा व्यक्ति सुनिश्चित करता है। पेन रखा रहे या पेन का सदुपयोग किया जाए या पेन की आरती उतारी जाए, इससे पेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पेन के उपयोग को मानव सुनिश्चित करता है, इसका नाम साधन है। जो अपने उपयोग को स्वयं सुनिश्चित करके तृप्त होता है, उसका नाम मानव है। ठीक हो गया? तो यदि हम ह्यूमन को रिसोर्स मानते हैं तो उसको कौन उपयोग करेगा? दूसरा व्यक्ति उपयोग करेगा। आप ये देखिए कि मैं किसी के लिए मेरी इच्छा से गला कटवा दूं, चलेगा, लेकिन मेरी बिना इच्छा के कोई मेरी सुई भी उठाए, कहने मेरे को उसने यूज कर लिया, तो कोई दूसरा मेरे को यूज करे, ये कभी भी स्वीकार नहीं, ये मानव के लिए कभी भी सम्मानजनक नहीं है। इसका अर्थ है कि मानव कभी भी रिसोर्स नहीं है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि शरीर तो साधन ही है। हमने मानव को शरीर माना और शरीर साधन है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अब ये समझ में आया कि हर मानव मैं और शरीर का साथ साथ होना है। तो मेरा शरीर मेरे लिए साधन है, मेरा शरीर आपके लिए साधन नहीं है। पकड़ में आया? डिफरेंस पकड़ में आया? मेरा शरीर मेरे लिए साधन है, लेकिन मेरे शरीर को आप कैसे भी यूज कर लो, ये स्वीकार नहीं है। उसके लिए आपको मेरी सहमति लेनी होगी, मेरी इच्छा उसमें शामिल होनी होगी। तो ये क्लैरिटी हमारी बनी। तो अब तक हमने मानव को शरीर माना, इसलिए मानव को साधन माना, इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मानव को यूज किया, और इसलिए चाहे फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किया कि आस्था के आधार पे किया कि प्रलोभन के आधार पे किया, वह प्रलोभन आस्था के आधार पर मानव को साधन माना गया। काम और क्या? तो पता चला कि मानव साधन नहीं है। एचआर गलत। इसलिए एचआरडी डिपार्टमेंट की जगह जहां जहां हमारे कदम पड़ते हैं, हम वहां एचसीडी कर देते हैं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसलिए बहुत पहले हम इस बात को बार बार बोलते थे, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम ही गलत है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अरे सारे देश के लोग किसी फैक्ट्री के लिए तैयार होंगे तो माँ बाप कहाँ से आएंगे? हम पूरे देश के लोगों को, क्योंकि पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट एचआरडी के अंदर आ गया, तो हम कुल मिला के पूरे देश के लोगों को किसी फैक्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं, रिसोर्स के रूप में तैयार कर रहे हैं, स्किल के रूप में तैयार कर रहे हैं। तो देश के लिए नागरिक कौन तैयार करेगा? तो ह्यूमन में कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट होता है, मानव में चेतना विकास होता है। चेतना विकास के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है, ताकि वो अपने पेट की आवश्यकता भी पूरी कर पाए और अपने मन की आवश्यकता भी पूरी कर पाए। मन भी भर जाए, पेट भी भर जाए, दोनों भर जाए। तो पता चला एचआर गलत है। हमारी सोशल साइंसेस के लिए वो क्या है? सोशल एनिमल है, सामाजिक पशु है। अब पशु बोलने में शर्म आई तो प्राणी बोल दिया। इधर साधन एचआर बोला तो पदार्थ अवस्था में ले गए, पशु बोला तो जीव अवस्था में ले गए, प्राणी बोला तो प्राण अवस्था में ले गए। मानव का हाल देखो। कितने लोग एमबीए वाले हैं? जय हो। दिल्ली में हम लोग ऐसे शिविर चलाते हैं, सेंटर है। तो नोएडा में लखनऊ आईएम का सेंटर है, और वो एग्जीक्यूटिव एमबीए 48 लाख में कराते थे 10 साल पहले। 48 लाख एग्जीक्यूटिव एमबीए। जो लोग जॉब में हैं वो 3 सेमेस्टर का 1.5 साल का होता है, बीच में ब्रेक लेके वो एमबीए करते हैं। उसके सीनियर प्रोफेसर किसी ने ऐसी धक्का मार तो शिविर में
लास्ट के दिन उन्होंने अपने फीडबैक सेशन में कहा कि आज मैं ये समझ पाया कि हम MBA जो करा रहे हैं उसका इतना ही मतलब, हम इतना ही सिखाते हैं 48 लाख 1.5 साल लेके, जितना गिर सकते हो उतना उठ सकते हो। समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है उसके तरीके अलग है। 92 में जब मैं जॉब करता था तब बोलते थे वो WWW मार्केटिंग की स्ट्रेटजी, वुमेन वेल्थ एंड माइंड। उसके बाद से तो अभी तक काफी विकास हुआ होगा। तो इससे ये समझ में आया वो नेताजी के लिए वोटर है, बाजार के लिए कंज्यूमर है, नहीं तो 2 पैर का जानवर है, हार्ड मास का पुतला है। डॉक्टर के लिए क्या है? मरीज जो मरने ही जा रहा है। मतलब कोरोना काल में मर ही गए ज्यादा। नाम ही ठीक नहीं है, इसलिए इंग्लिश में ठीक है, पेशेंट। जो स्वस्थ होने के लिए धैर्य से इंतजार कर रहा है, पेशेंट ठीक। धीरे धीरे मर रहा है, बीच में मेरा धंधा चालू है। जल्दी से मर गया, धंधा कैसे? तो अब बताओ इसमें आदमी कहाँ है? पूरी धरती पे ढूंढोगे आदमी की परिभाषा नहीं मिलेगी। इसलिए अच्छी पत्नी की परिभाषा नहीं होती, अच्छे पति की परिभाषा नहीं होती, अच्छे पिता की भी परिभाषा नहीं होती, अच्छे बेटे की भी परिभाषा नहीं होती। जिसकी परिभाषा नहीं है उसको जियोगे कैसे? इसके बावजूद भी हंस लेते हैं, क्या पता। चलिए, इसका मतलब है मानव क्या है? मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। समझ आएगा तो भारी नहीं लगेगा। मनाकार, मन स्वस्थता, प्रमाणित करने वाला, 3 चीजें। मनाकार को मतलब है क्या चीज का आकार बनता है? फिजिकल चीजों का आकार बनता है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मानव को जिंदा रहने के लिए सुविधा की आवश्यकता है। मन स्वस्थता का मतलब है सुख। तो मानव को जीने के लिए समाधान की आवश्यकता है। प्रमाणित करने वाला का मतलब है कि मानव सुख की आशा में जिएगा कि उसको उपलब्ध भी होगा, उपलब्ध होगा, ये ताकत मानव के पास है। तो मानव सुख की आशा में जीता है, उसको प्रमाणित करने की, उपलब्ध होने की ताकत भी रखता है। इसका नाम समाधान है। तो धरती के जितने साधन हैं वो टोटल 6 प्रकार के साधन हैं। आहार, आवास, अलंकार, दूर गमन, दूर आना जाना, दूर की चीज को देखना दिखाना और दूर की चीज को सुनना सुनाना। आहार, आवास, अलंकार ये जिंदा रहने के अर्थ में है, ये शरीर के जिंदा रहने के अर्थ में है। ये तीनों शरीर को गति प्रदान करने के अर्थ में है। सारी धरती के सारे साधन की कुल हैसियत इतनी है, इससे ज्यादा साधन और कुछ नहीं कर सकता। कर सकता हो तो बता दो। दूर श्रवण, दूर की बात को सुनना सुनाना, टेलीफोन, मोबाइल, ठीक है। आहार, आवास बहुत क्लियर है।
आहार आवास के अलावा शरीर को बनाए रखने की जितने भी सारे इक्विपमेंट्स हैं, साधन हैं, वो सब अलंकार में आ गए। अलंकार का डेफिनेशन में मतलब है शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तुएं। शरीर का एक निश्चित टेम्परेचर है, सर्दी होगी तो गर्म कपड़े पहनेंगे, तो इसमें आ गया अलंकार में। जूता, मोजा, वॉशिंग मशीन, कपड़े, सब बाकी चीजें मिला के अलंकार में आ गए। ठीक। माइक कोई कंफ्यूजन? रोटी आ गया, मकान आ गया, कपड़ा नहीं आया, वो उसको अलंकार में गिना। पर अलंकार जैसे डिफाइन किया कि शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए जो साधन, तो हर सीजन में तो ऐसे ही बना रहता है शरीर कपड़ों के बिना। सब जगह नहीं रहता, नहीं सब जगह नहीं रहता, जहाँ रहता है ना ठीक है। चश्मे की भी जरूरत है, दूरदर्शन में आ गया। माइक की भी जरूरत है, दूरश्रवण में आ गया है। तो कोई साधन ऐसा बताओ जो इसके अलावा हो। है? इंटरनेट, दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण, इसी में आ गया। है? ज्वेलरी। देखिए वैसे मानव के साथ में एक अच्छा लगने वाला भाग है। तो ये कह रहे हैं कि समझदारी की रोशनी में अच्छा लगने वाला भाग मन को प्रसन्न करने के लिए एक उसमें स्वीकार है। जैसे हमने कोई एक कलर का कपड़ा पहना, हमने मकान बनाया तो ये डिज़ाइन बनाया, ये डिज़ाइन देखने से हमको अच्छा लगा, तो हमारा मन एक सूदिंग जगह में बना रहे, उसके लिए कलर कॉम्बिनेशन, उसके लिए डिज़ाइन, कपड़े में डिज़ाइन, उसी सीमा में चले गए। तो बेसिकली ज्वेलरी को भी हम अच्छा लगने की किसी सीमा तक रख सकते हैं। परंपरा में चांदी अपने आप में ठंडी नेचर की चीज़ है, गोल्ड गर्म नेचर की चीज़ है, इसलिए वो धातु का प्रयोग, जैसे बीमार आदमी पहले होता था तो चांदी के बर्तन में खाने का मतलब है कि चांदी का गुण उसमें शामिल होता है। तो धातु का टच, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जैसी चीज़ों के अर्थ में, तो आभूषण ऐसे मिला जुला के कोई चीज़ है जो शरीर के स्वस्थ रखने के अर्थ में भी है, जो अच्छा लगने के, कपड़ा हमको ठंड से बचाने के अर्थ में भी है, साथ में वो अच्छा भी लगे इस सेंस में भी। तो अच्छा लगने की सीमा में ये तमाम चीज़ें स्वीकार है। हाँ। नहीं, वही तो, इसलिए तो पहले से बोला समझदारी की रोशनी में। समझदारी की रोशनी में अच्छा लगना, यहाँ कोई आदर्श की बात नहीं हो रही है कि बिल्कुल आपको झोपड़ी में रहना है और कल से कपड़े नहीं पहनने हैं या आवश्यकता अनुसार पहनना। तो ये कह रहे हैं कि समझदारी की रोशनी क्या होगी? तो मेरे को ये क्लियर है कि शर्ट मेरे सम्मान का, मेरी पहचान का आधार नहीं है ना। जैसे प्रकृति में सारे कलर हैं, प्रकृति में सारे डिजाइन हैं, तो मेरे घर का भी कोई डिजाइन होगा, कोई कलर भी होगा, लेकिन मेरे घर को दिखा के मेरा स्टेटस बनेगा। स्टेटस स्टेट ऑफ माइंड है, घर स्टेटस नहीं है। तो यदि ये क्लैरिटी होगी तो आपका घर संतुलित हो जाएगा, आपके कपड़े संतुलित रहेंगे। कपड़े दिखा के भी मेरा सम्मान नहीं है, शरीर दिखा के भी मेरा सम्मान नहीं है। मेरी ये क्लैरिटी, कार दिखा के भी मेरा सम्मान नहीं है, मकान दिखा के भी मेरा सम्मान नहीं है। वो मेरे शरीर के लिए साधन है और वो बढ़िया रहें, अच्छे रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर अच्छा लगने के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उससे सम्मान प्राप्ति का ये है, वो आपको सोचना उससे सम्मान मिलना नहीं। दूसरे का सम्मान, एक चैतन्य इकाई का सम्मान जड़ से होगा, ये हो नहीं सकता है। अच्छा किसको लगे? मुझे अच्छा मैं को लगेगा, मुझे अच्छा लगता है तो ठीक। हाँ, मुझे किसी का प्रूफ की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे लगे हाँ। एक्सटेंड नहीं। जब आपको लगे तो कभी कभी आप किसी चीज को अपनी पत्नी की पसंद से भी पहनते हैं, ठीक हो गया। कोई चीज, कोई भौतिक चीज में दूसरा व्यक्ति भी साथ में खुश है। एक परिवार में हमने कोई काम किया जिसमें बाकी लोगों की भी खुशी का हम ख्याल रखते हैं, तो ये अच्छा लगने की सीमा में भौतिक चीजें आ जाती हैं। देखो, समझदारी की छाया होगी तो ये सेट हो जाता है। समझदारी की छाया हटा दो तो ये ईगो में चला जाएगा, फिर ये इंडिविजुअलिटी में चला जाएगा, फिर इसमें प्रॉब्लम खड़े होने शुरू हो जाएंगे।
समझदारी की छाया जरूरी है। बढ़िया। माइक 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 60 है। सर ये दूरदर्शन दूरगमन शरीर को गति देने की, जैसे मैं अभी माइक से बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज को गति दे रहे हैं, गाड़ी से हम अपने शरीर को गति दे रहे हैं, तो फाइनली हमारे शरीर को गति देने के लिए है। गति क्यों देना है? ताकि उसकी उपयोगिता बढ़ जाए। क्लियर हो गया? दूरदर्शन, दूर श्रवण, श्रवण मतलब सुनना, दूरगमन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन टीवी मोबाइल। सर अलंकार जो है, पीछे पीछे, हाँ, अलंकार जो है उसमें सर्विसेज भी आ गई या वस्तुएं ही आएगी? सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, हाँ। हेल्थ केयर बिल्कुल अलंकार में आ गया। तो मतलब अलंकार में देखिए, आहार और आवास के अलावा शरीर को बनाए रखने का जितना भी पॉजिटिव जुगाड़ है सब अलंकार में चला है। Like material life, material things. हाँ, मटेरियल थिंग्स, सब कुछ इसमें चला है। बढ़िया। अब इधर आ जाओ, दूसरी तरफ आ जाओ, इसको पूरा कर लेते हैं। अब मैं समाधान से, हाँ जी, अब ध्यान देंगे, हमने काफ़ी जो आज दिन भर मेहनत की है अब वो यहाँ अप्लाई होती है। तो एक व्यक्ति समाधान से सुखी होता है। कितने लोगों को भरोसा हो रहा है? एक हो। जब एक व्यक्ति समाधान से सुखी होता है तो उसका प्रमाण क्या होगा कि वो समझदार है? क्या प्रमाण होगा? सबसे पहला प्रमाण होगा कि वो न्यायपूर्वक जिएगा। दूसरा प्रमाण होगा कि वो धर्मपूर्वक जिएगा। तीसरा प्रमाण होगा कि वो सत्यपूर्वक जिएगा। तो एक समाधानित मानव न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीता है, ये उसके समाधानित होने का प्रमाण है। न्यायपूर्वक जीता है, इसका प्रमाण क्या होता है? न्याय को परिवार में प्रमाणित करते हैं। न्याय का मतलब है मानव का मानव के साथ और मानव का प्रकृति के साथ, क्योंकि हम कुछ ना कुछ उत्पादन भी करते हैं। मानव का मानव के साथ उभय तृप्ति बना रहे और प्रकृति के साथ संतुलन बना रहे और परिवार में समृद्धि बनी रहे, तो ये न्यायपूर्वक जीना हो गया। मानव का मानव के साथ में न्यायपूर्वक जीना हो गया, मानव का प्रकृति के साथ में न्यायपूर्वक जीना हो गया। तो मेरे समाधानित होने का प्रमाण, मैंने मानव लक्ष्य के अर्थ में संबंध को सबके साथ पहचाना, सभी समझदार हो जाएं, सभी, है ना, उस अर्थ में सबके साथ में जिया और ये मैंने परिवार के रूप में जिया। तो मेरी समझदारी का, समझदार होने के बाद पहला प्रमाण परिवार में न्यायपूर्वक जीने के रूप में दिखाई दिया। मैं न्यायपूर्वक जी पाया, इसका नाम है मानव पद। तो मैं मानव पद को, मानव होने को क्वालिफाई किया। अभी हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं? आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना शेष है। आचरण से मानव होने का मतलब है परिवार में हम आचरण पूर्वक जीते हैं। परिवार में हम आचरण पूर्वक जीते हैं, समाज में हम विचार पूर्वक जीते हैं। जैसे मैं आपके सामने विचार पूर्वक प्रस्तुत होता हूं, इन विचारों से आप में भी अपने धर्म को समझने का, धर्म का मतलब है समाज का भयमुक्त होना। धर्म क्या है? एक मानव धर्म क्या है? स्वयं सुखी होकर जीना, समाधानित होना। अब मैं उसको विचार के रूप में व्यक्त कर रहा हूं, तो समाज में पूरी एजुकेशन, चाहे रेगुलर एजुकेशन है, चाहे ये समाज की एजुकेशन है, ये विचार पूर्वक हो रही है। तो विचार पूर्वक हम दूसरों को भी समाधानित होकर जीने का रास्ता बताते हैं, सहयोग करते हैं। तो धर्म प्रमाणित हुआ, विचार प्रमाणित हुआ, तो विचार समाज में प्रमाणित हो रहा है। ठीक, घर में भी आचरण विचार पूर्वक ही हो रहा है, लेकिन घर में हम आचरण प्रधान विधि से जीते हैं,
समाज में विचार प्रधान विधि से जीते हैं, व्यवस्था में सत्य प्रधान विधि से जीते हैं। मुझको सत्य समझ में आया है, इसका प्रमाण क्या होगा? चारों अवस्थाएं मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं। मुझको सत्य समझ में आया है, इसका मतलब चारों अवस्थाओं को मैं समझता हूं और व्यवस्था के अर्थ में, पॉलिटिकल सिस्टम के अर्थ में पूरे देश में व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकते हैं। वो क्लैरिटी, वो समझ के साथ तो चारों अवस्थाओं में संतुलन को सुनिश्चित करना, व्यवस्था के अर्थ में, ये समाज के अर्थ में हो गया, ये सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में हो गया। तो मैंने सत्य को प्रमाणित किया। ठीक, दोस्तों काफी क्लियर है? फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ रिपीट कर दिए, शायद क्लियर हो जाए। रिपीट कर देता हूँ। तो ये समझ में आया कि एक मानव का परिभाषा है कि वो मनाकार को साकार करता है। मनाकार को साकार करने का मतलब है, हमने जितने प्रकार का आहार, आवास, अलंकार, दूर, इतनी सारी चीजों को हमने डिजाइन किया, बनाया। यहां मैंने AK-47 क्यों नहीं रखी? क्योंकि वो मानव के जिंदा रहने के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए वो नहीं रखा। तो समझदार परिवारों में शिक्षा की पहली सफलता है कि परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए। शिक्षा की अंतिम सफलता है कि ये धरती युद्ध विहीन हो जाए। तो आहार, तो ये सीक्वेंस तक है। तो सारी दुनिया के सारे पैसे की कुल ताकत इतना है कि हम कोई वस्तु खरीद सकते हैं, हम शरीर, अपना शरीर और दूसरों के शरीर को बनाए रख सकते हैं, शरीरों को गति प्रदान कर सकते हैं। जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, इस तमाम साधन जो कुछ भी है इसमें शरीरों को बनाए रखे हुए हैं और शरीरों के आने जाने के लिए गति प्रदान हो रही है। फाइनली समझने का काम डिफरेंट है। यदि समझ समाधान नहीं है तो कुछ भी कर लो, है ना, 7 स्टार में रहो कि 12 स्टार में रहो, समझदारी का काम तो नहीं हो रहा। समाधान, मैं यदि समाधान से सुखी होता हूँ, समाधान क्या है, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, तो मैं परिवार में, परिवार के लोगों के साथ जैसा जीता हूँ उभय तृप्ति पूर्वक। समाधान परिवार में न्याय के रूप में प्रमाणित होता है, समाधान समाज में धर्म के रूप में, भयमुक्त होने के रूप में प्रमाणित होता है, और समाधान व्यवस्था में सत्य के स्वरूप में प्रमाणित होता है। जय हो, मंगल हो, कल्याण। तो आज आपके साथ सुरेश भाई, हेलो, और पुराने लोग कुछ नया प्रयोग करने वाले हैं। तो आज गोष्ठी नहीं होगी, अभी क्वेश्चन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नहीं, एक प्रस्ताव है। ये भी समझ गए हैं कैसे बात करनी है। नहीं, प्रस्ताव है, आप बताइए उसको, क्या आइडियलाइज करना नहीं। देखो, हम यहाँ पे आए हैं, हम कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, मतलब हम खुश हैं। अगर हम खुश हैं तो सर्विस हमको अच्छी लगी है, खुश है, तो सबको पता चलना चाहिए। सबको कैसे पता चलेगा? तो ये मॉन्टेरिया का जो ये रहता है ना गूगल पे, तो वहाँ पे हम सब लोग 100-200 लोग रिव्यू दे सकते हैं, जो स्टार दे सकते हैं। मुझको नहीं पता, ये मैं इस बारे में, मेरा ज्ञान काफी कम है। हम सर्विस ले रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, तो सबको पता चलना जरूरी है। ऐसे ही खुश होकर घर वापस जाएंगे तो हमारी खुशी हमारे पास रहेगी। तो इनके जो कस्टमर है उनको पता चलना चाहिए कि भाई यहाँ पे सर्विस अच्छी मिलती है।